नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो आपके नेशनल पार्क है या जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर आपका कान्हा-किसली नेशनल पार्क या कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी अवस्थिति की बात करें यानी कि लोकेशन की बात करें तो ये है आपका मंडला और बालाघाट के जो एरिया है वहाँ पर मुख्य रूप से मंडला में पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका आपको बालाघाट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 940 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसको अपने को याद रखना है, 940 वर्ग किलोमीटर। अभयारण्य का दर्जा इसको कब दिया था? 1933 में। और अभयारण्य 1952 में। नेशनल पार्क बना है 1955 में, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, ये अभयारण्य 52 में बना और 55 में बना ये आपका राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया 1973-74 में। और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था 1973-74 में। यहाँ पर मुख्य रूप से ब्रेडरी प्रजाति के जो बारहसिंगा पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ पर 2 नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं जिसमें बंजर और सुपर्ण है, ठीक। इनको याद रखना है, पूछा भी जाता है, बंजर और सुपर्ण नदियाँ जो इस नेशनल पार्क से होकर बहती हैं। हॉलो और बंजर घाटियाँ इसमें अवस्थित है, इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत आती हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन आपको हम देखने को मिलता है और कई बार पूछा भी गया है, नदियों वाला, ठीक। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में बाघ पाए जाते हैं उनमें अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें, कुल जो बाघ है उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये अपने को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे बांधव लिख गया, वो बांधवगढ़ है पूरा, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1968 में। और ये इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, वो है 448 वर्ग किलोमीटर। विस्तार की बात करें या जिले क्षेत्र कौन सा है? उमरिया, कटनी, ठीक, मुख्य रूप से उमरिया में ये आता है। इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया 1993 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास छोटी बड़ी मिला के कुल 32 पहाड़ियाँ मानी जाती हैं या अवस्थित है। तो ये फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है। अगर डेंसिटी के हिसाब से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाघ है, टाइगर्स, वो यहीं पाए जाते हैं। डेंसिटी सबसे ज़्यादा उनकी यहीं है, क्योंकि एरिया कम है और बाघों की संख्या अगर थोड़ी ज़्यादा है तो वो डेंसिटी के हिसाब से बढ़ जाती है। तो ये अपने को ये पॉइंट याद रखना है। नदी सबसे इंपॉर्टेंट होती, किसी भी अगर राष्ट्रीय उद्यान से कोई नदी गुजर रही है तो उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। चरणगंगा नदी है जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। जंगली भैंसों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है, ठीक है। और बाँस की सर्वाधिक प्रजातियाँ, जो वैरायटी है बाँस की प्रजातियों में, वो सर्वाधिक आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक संस्कृत का शिलालेख भी मिला है, एक शिलालेख मिला जिसपे संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो वो एकमात्र शिलालेख है संस्कृत का जो किसी राष्ट्रीय उद्यान से मिला है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? आपका बांधवगढ़, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना होती है 1958 में। एरिया की बात करें, जो इसका कुल क्षेत्रफल है 375 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये स्थान शिवपुरी में अवस्थित है। NH-46 जो है वो इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है और इसी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल में इसी के अंतर्गत जॉर्ज कैसल जो भवन है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। आगे देखते हैं अपना, ये जो आपका देखा हमने, इसी में मनिहार नदी बहती है इससे, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। और यहाँ पर सांक सागर झील है जिसमें मगर सफारी की जाती है, ठीक है। सांक सागर झील में सफारी का भी प्रबंध किया गया है। सर्वाधिक तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। बाघ बांधवगढ़ में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बाघों की, और यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना की बात करें, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना होती है इसकी 1981 में। और इसका जो एरिया है वो 542 वर्ग किलोमीटर है, 542 स्क्वायर किलोमीटर। स्थान की बात करें तो पन्ना और
छतरपुर में ये मुख्य रूप से इसका विस्तार देखने को मिलता है, मुख्य रूप से पन्ना में, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका छतरपुर में भी दिख जाएगा, तो इसीलिए हमने दोनों लिए। ठीक, भारत में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना, इसको राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा गया है। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अपने को याद रखना, राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न। ठीक, भारत के, ये एमपी के नहीं, भारत का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन सकता है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को रत्न किसे कहते हैं, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। पांडव जलप्रपात इसमें देखने को मिलता है, केन नदी इसके अंतर्गत बहती है, इसके थ्रू बहती है। सर्वाधिक जंगली भैंसे यहीं पाए जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, और यहाँ पर जो गिद्ध होते वल्चर, उनका पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है उनकी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए। रेप्टाइल जो पार्क है वो भी इसमें बनाया गया है आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। अगला है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1983 में, 1983 में, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 292 वर्ग किलोमीटर। आगे इसकी बात करते हैं, इसकी जो लोकेशन है या अवस्थिति है वो है आपकी सिवनी छिंदवाड़ा, मुख्य रूप से सिवनी में आता है ये। ठीक, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया इसको 1992 में, 1992 में, और इसका जो अन्य नाम मिलता है वो आपको मिलेगा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी, ऐसे करके इसका अन्य नाम भी देखने को मिलता है। नदियों की बात करें तो पेंच और हिर्री, ये इसकी दो प्रमुख नदियां हैं जो इस नेशनल पार्क से होकर बहती है। चर्चित एक स्थल यहाँ पर मिलेगा आपको काला पहाड़ नाम से, काफ़ी चर्चित पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। संजय डुबरी नेशनल पार्क सॉरी, यहाँ पर एक आपको अगला नेशनल पार्क मिलता है संजय डुबरी नेशनल पार्क। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में होती है। 466 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है कुल, और स्थान है इसका सीधी। ये लोकेशन आपको याद रखनी पड़ती है। ऊपर के 3 पॉइंट है, यानी कि इसकी अवस्थिति, स्थापना और इसकी आपको एरिया, इन तीनों से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में 2008 में शामिल किया गया इसमें। अगर इसकी स्थल की बात करें, यानी कि संजय डुबरी नेशनल पार्क के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख जगह हैं, लोकेशन है, तो उनमें एक कन्हैया दहा जलप्रपात है, वाटरफॉल, एक राम दहा कुंड यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। संजय डुबरी से ही बनास नदी होकर बहती है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखें, नदियों वाले अधिकतर पूछे जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अगला, 1981 में इसकी स्थापना होती है और 528 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। स्थान की बात करती है होशंगाबाद में अवस्थित है। ठीक, इसी की बात करें आगे तो इसको टाइगर प्रोजेक्ट में 1999 में शामिल किया गया था। नदी की बात करें, यहाँ देनवा नदी इससे होकर बहती है, देनवा। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं नदियों वाले। सर्वाधिक कृष्ण मृग और गौर पशु यहाँ पर पाए जाते हैं। मड़ई एक पर्यटन स्थल है, इसी नेशनल पार्क के सीमा क्षेत्र में वो आता है। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जो एक मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व स्थल है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है अगला आपका, 1979 में इसकी स्थापना होती है, और इसका क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.4 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 4.4 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, और स्थान इसका भोपाल है। नगरीय क्षेत्र के बीच एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी कि अधिकतर क्या होता है जब इस नेशनल पार्क या अभ्यारण्य सेंचुरी की हम बात करते हैं तो वो शहरी बसावट के बाहर वाले क्षेत्र में होते हैं, यानी कि यहाँ आम जनता या लोग कम रहते हैं लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसे नेशनल पार्क है जो भोपाल के शहर के लगभग साथ ही बसा है, या हम यूँ कह लें कि बीच में बसा है। तो यहाँ पर नगरीय क्षेत्र के पास में या नगरीय क्षेत्र के बीच में ये बसा हुआ है, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे भारत का। ठीक है, और इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9002/2008 ये अवार्ड इसको मिला हुआ है। ठीक, सर्प राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा भी यहाँ पर चालू की गई। इसके अंतर्गत होता है कुछ विशेष प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, उनके जो साल भर का जो उनका खाने का जो फीड का खर्चा होता है या उनकी देखभाल का जो खर्च होता है, वो जो भी लोग स्वेच्छा से उठाना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये सुविधा है कि वह ऐसा कर सकते हैं। गोद लेने का अर्थ ये नहीं कि उसको घर ले जा सकते हैं जानवरों को,
उनकी देख रेख का खर्चा आप दे सकते हो। ये इसमें सुविधा यहाँ पर की गई है। ठीक, अगला आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना की गई है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो धार में है। एरिया है 89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 89 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यहाँ डायनासोर के अंडों के जीवाश्म रखे गए हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। और जोवट नदी इसके अंतर्गत बहती है, इससे प्रवाहित होती है। कूनो बालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका 2018 में इसको नोटिफाई किया गया, स्थापना 2018 की है। 748 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। श्योपुर जिले में इसकी अवस्थिति है। कूनो नदी यहाँ से बहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका 2022 में नामीबिया से 8 चीते यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, जो चीता पुनर्वास योजना के थ्रू हम यहाँ पर लाए हैं। कि देश कौन सा? नामीबिया। ठीक है, तो 8 चीते लाए थे, ये आपको याद रखना है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना होती है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर। स्थान घुघुआ और ये ढिंडोरी में है, इसलिए कभी कभी इसको घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अपने को याद रखना है। आखिरी है अपना ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और ये अभी प्रस्तावित है। स्थान कहाँ है इसका? खंडवा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतने रखते हैं, जिसमें हमने बात की जो मध्य प्रदेश में प्रमुख 12 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, उनके बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगले वीडियो हम देखेंगे जिसमें एक नया टॉपिक लेके आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम जो सेंचुरीज़ हैं, जो अभ्यारण्य हैं, वो देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।